नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आज है रविवार और हर रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हर आयु वर्ग के लोग डायबिटीज यानी कि शुगर के शिकार हो रहे हैं। पहले एक उम्र के बाद ही लोग मधुमेह के चपेट में आते थे, लेकिन आजकल युवाओं को भी शुगर होना आम सा हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब खान पान और हमारा खराब लाइफस्टाइल। तो वहीं आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। आप भी हमारे साथ इस मंच के जरिए अपने सवाल और जिज्ञासा हमसे पूछ सकते हैं। हमारे फोन लाइंस खुली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। डायबिटीज
चलिए, तो हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश चंद्रा मदान जी हमारे साथ फिजिशियन है, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आलोक कल्याणी फिजिशियन है, जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर करुण जैन जी है, कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ खन्ना है, डायरेक्टर हैं डायबिटीज़ के। और साथ ही डॉक्टर तमाल त्रिवेदी हैं, फिजिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आलोक जी, आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूँगी, आखिर देखिए डायबिटीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं और डायबिटीज़ को लेकर क्योंकि बातचीत हो रही है, डायबिटीज़ आखिर क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, विस्तार से एक बार समझना चाहूँगी मैं आपसे। बात करते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है। देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जेनेटिक होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो जीन्स हैं उसके ऊपर जो फर्क पड़ता है उसके कारण से डायबिटीज टाइप 1 होती है। यूजुअली ये यंग पीपल में होती है। दूसरी टाइप जो है, जो मोस्ट कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज, इसमें कुछ हद तक जीन्स का भी रोल है, बट मोस्टली हमारी डायबिटीज जो ये होती है इसमें हमारे खाने पीने, हमारे रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल का फर्क पड़ता है। ये नॉन कम्युनिकेबल एक तरीके से पेंडेमिक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसका सबसे ज्यादा फर्क इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है। कुछ हमारे जीन्स ही ऐसे हैं कि जहाँ पे तुरंत हम लोगों को बहुत जल्दी डायबिटीज होने लगती है। नाउ अब इंडिया को ये माना जाता है कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, कुछ अवेयरनेस नहीं है, और कुछ हमारी लाइफस्टाइल जो पहले एक्सरसाइज बेस्ड थी या खाना पीना हमारा ऐसा था कि हमको डायबिटीज के चांसेस कम होते थे। लेकिन अब चूंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, कुछ फाइनेंशियल हमारा काफी अच्छा हो गया है, तो हम लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो ये चांसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे। होता क्या है कि डायबिटीज में शुगर जो है हमारा वो बढ़ने लगता है, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स ये हमें कम होने लगते हैं या वो इफेक्टिव नहीं रह पाते। तो सबसे पहले इसके अंदर जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज है। नंबर 1, ये एक साइलेंट किलर की तरह माना जाता है। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि हमें नहीं पता चलता लंबे समय अगर हम जांच ना करवाएं। फिर ये धीरे धीरे करके किडनी खराब होने लगता है, हार्ट पे अटैक आने लगते हैं, आंखें खराब होने लगती है, हमारे पांव खराब होने लगते हैं, पांव की नर्व्स खराब होने लगती है। तो ये तकरीबन पूरे शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती है। ये मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब मेटाबॉलिक डिजीज में आते हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कॉमन डिजीज है, इसको इग्नोर ना करें, और ये एक प्रिवेंटिव डिजीज है। टाइप 2 आजकल ये माना जाता है कि ये प्रिवेंटिव डिजीज है। बेहतर लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, डाइट कंट्रोल से, अवॉइडिंग जंक फूड है, उनसे हम इसको काफी हद तक रोक सकते हैं। ठीक है, करुण जी का भी रुख कर लेते हैं। करुण जी, देखिए कहा जाता है और बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये सुना भी है, जो डायबिटिक होते हैं उनकी नसों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, और कई बार तो उन्हें पैरों के जो तलवे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आखिर डायबिटीज़ का हमारे बॉडी के वेन से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ एक नई पेंडेमिक है। इसका स्पेक्ट्रम जो बड़ी फेमस डिजीज हुई है कोरोना, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा। WHO के अनुसार 1980 में जहाँ फ्यू मिलियंस पेशेंट हुआ करते थे डायबिटीज़ के, इस समय करंटली 500 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अस, इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, और बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटीज़ की, जिनमें से कुछ नसों की और हड्डियों की काफ़ी कॉमन होती हैं। एज यू राइटली सेड कि पैरों के तलवों में जलन रहना, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, हाथों और पैरों की नसों में जलन रहना। हाँ। उसके अलावा पेट की कमजोरी होना, गैस्ट्रोपैथीज जिसे हम बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ये सब नसों की कमजोरी की निशानी है। साथ में प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी भी होती है, जिसमें शरीर का मास जिसे हम बोलते हैं मसल मास, वो कम होना शुरू हो जाता है, स्पेशली हिप एरिया का, थाइज एरिया का। हम देखते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट स्लोली बहुत पतला होना शुरू हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलोपैथीज।
एंड लास्टली एक और नसों की कमजोरी होती है जिसे आइसोलेटेड न्यूरोपैथी बोलते हैं, जैसे कि हाथों में नस दब जाना जिसे हम आम भाषा में कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, पैरों में खून का प्रवाह सही तरह नहीं जाना, उसकी वजह से पैरों के एम्पुटेशन होते हैं, कभी उंगलियों का, कभी पैरों का और कभी उससे ऊपर भी। तो इन सब चीजों को होलिस्टिकली यदि मैनेज करना है तो डायबिटीज का कंट्रोल करना अनिवार्य है। सर हमारे साथ हमारे कॉलर हैं मनोज कुमार, झारखंड से जुड़ गए हैं। उनका सवाल है, मैं चाहूंगी कि उनका जो सवाल है उसका जवाब आप दे पाए। पूछिए मनोज। हाँ, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज के लिए उसका क्या मतलब है इसमें? जी दोबारा सवाल पूछिए। आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे किया जाए मतलब? ठीक है सर, सवाल ये है कि मेटाबॉलिज्म जिसका जिक्र हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करता है हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, तो मेटाबॉलिज्म का आखिर रोल क्या है, सवाल है। देखिए, और इसे ठीक कैसे रखा इस जाए? सवाल का जवाब समझने के लिए हमें डायबिटीज को समझना पड़ेगा। दो तरीके से डायबिटीज हमारे शरीर में होती है, या तो जो हमारी पेनक्रियाज है वो इंसुलिन पैदा ना करे, अच्छा, या फिर इंसुलिन तो पैदा हो रहा है पर जो पेरिफेरल सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। उसे एब्जॉर्ब कराने के लिए मेटाबॉलिज्म का बहुत अहम रोल है। हमें फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 30 मिनट से 45 मिनट की एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी डेली, जिसे हम आम भाषा में ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, तेज पैदल चलना, वो करा जाए तो पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन ऑफ सेल्स हो जाता है, जिससे कि इंसुलिन अच्छा एब्जॉर्ब होता है, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेकेंडली, हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए। एज आवर फर्स्ट डॉक्टर सेड, जंक फूड मेटाबॉलिज्म को स्टैग्नेंट, स्लो करने का बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। तो हमें जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, या एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट तो करना चाहिए कि हम एटलीस्ट केवल एक मील लेंगे एक हफ्ते में, या 2 मील लेंगे। नॉट दैट 14 मील में से सारी मील ही हम जंक फूड की ले रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बाहर के खाने को आपको अवॉइड करना होगा। डॉक्टर रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर हम 2 तरीके की डायबिटीज का जिक्र कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर है, वो जेनेटिक, जो आपको जेनेटिकली ट्रांसफर आगे होता है। अब इस शुगर से या डायबिटीज से हम खुद को आखिर कैसे बचा सकते हैं? कैसे, अगर हमारी फैमिली में कोई पहले से ही शुगर डायबिटीज का पेशेंट है, तो वो ट्रांसफर होकर हमारे अंदर ना आए, या अगर होता भी है तो उसका खतरा और ज्यादा ना बढ़े, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, ज़्यादातर लोगों जो में अनुवांशिक, मोटे तौर से अगर एक पेरेंट को तो बच्चे को 25, मतलब ये नहीं है कि तो एक को हो जाए। इसका मतलब है हर इंडिविजुअल 25% और 75% ना हो। अगर दोनों तो चांसेस 50% हर बच्चे का। अब जीन्स को तो अब उसको बाकी जो कारण हैं प्रेसिपिटेट। अब जैसे अभी कहा, आज से कुछ पहले डायबिटीज अच्छा बहुत कम, अभी डायबिटीज इंसिडेंस बहुत, कारण जीन्स तो वही पता चल। जी रमेश जी, सोनू हमारे कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। एक बार मैं चाहूंगी उनके सवाल का जवाब आप बिल्कुल दीजिए। पूछिए सोनू, क्या पूछना है? इसमें जो 2 कंडीशन होते हैं, एक तो आप फास्टिंग वाला जो टेस्टिंग होती है इसकी, तो डायबिटीज की। हेलो जी जी पूछिए। इसमें 2 कंडीशन होती है, जैसे ये ट्रांसफर होता है, होती है, तो उसमें क्या दोनों में अगर रिपोर्ट ओके नहीं आ रही तो देखते हैं आप किसी में एक होना चाहिए? रमेश जी, सवाल ये है कि अगर हमने टेस्ट करा लिया है और टेस्ट होने के बावजूद अगर ये सामने नहीं आया है कि डायबिटिक है, पर चांसेस ऐसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या वहाँ पर रेयर चांसेस हैं कि वो इसका और ज़्यादा बढ़ सकता है? हाँ, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको होने की टेंडेंसी है। मैंने कहा इनहेरिटेड फैक्टर में है,
हाँ और हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको या तो अवॉइड कर सकते हैं या किसी हद तक उस तकलीफ को डिले किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि सुना था कि 30 साल की डायबिटीज होती है, तो अगर हम लाइफ चेंज करें, जैसे वजन ना बढ़े, अपने आइडियल वेट क्या है, हम फिजिकल एक्टिविटी रहें, खान पान शुगर्स का अवॉइड करें और जंक फूड अवॉइड करें, हाई फाइबर, फिजिकल एक्टिविटी खाएं, ये चीज़ें हम चलिए ठीक है। तमाल जी का भी रुक कर लेते हैं। तमाल जी देखिए, कहा यह जाता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स खाने में बिलीव करते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और ऐसे में कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिससे वो ग्रसित भी हो जाते हैं, जिसमें से एक डायबिटीज़ भी है। आजकल मैंने खुद देखा है बहुत कम एज में ही, यंग एज में ही जो बच्चे हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ खान पान का ही ये पूरा प्रभाव होता है? खान पान का पहले तो सबको नमस्कार। खान पान का प्रभाव तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज के मैनेजमेंट में। बेसिकली जो हम लोग खाना खाते हैं और अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं तो इससे हमारा वजन बढ़ता है और वजन बढ़ना एक बहुत ही मुख्य कारण है डायबिटीज को होने का। तो इस कारण से हम लोग को अच्छा तमाल जी, अन्नी हमारे साथ हमारे कॉलर अन्नी जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगी उनके सवाल का जवाब आप दे। पूछे अन्नी, क्या पूछना है? हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम मुझे अक्टूबर 2023 में ये डायबिटीज का पता चला। मेरी डायबिटीज 300 थी खाना खाने के बाद। अब मैं ये नीम करेला जूस ले रहा हूँ डाबर का। खाना खाने से पहले तो 3 रोटी खाता हूँ और 3 शाम को खाता हूँ। जब मैं सवेरे फास्टिंग में मेरी होती है 101 से 5 के करीब, और जैसे मैं खाना खा लेता हूँ उसके 2 घंटे बाद देखता हूँ तो 1 से 80, 1 से 90 हो जाती है मैडम। जी तमाल जी जवाब दीजिए, फास्टिंग के दौरान जब टेस्ट किया जाता है। सवाल किया इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ट्रीटमेंट के दौरान हमारे लेवल्स क्या रहने चाहिए। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अपने मरीज को ट्रीटमेंट दें तो ये भी बताएं कि उसके शुगर लेवल्स क्या सही हैं और क्या गलत है। तो जब 8 घंटे फास्टिंग मिनिमम के बाद में अगर फास्टिंग शुगर लेवल 80 से 130 के बीच में आ रहा है या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर शुगर लेवल 180 से नीचे है अथवा 3 महीने की जो शुगर, जिसे हम लोग अपनी भाषा में HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, अगर वो 7 से नीचे है तो वो शुगर कंट्रोल को अच्छा माना जाता है। यही पेशेंट का टारगेट होना चाहिए। और अगर आदमी की उम्र 60 वर्ष से कम है तो ब्लड प्रेशर 130/80 से कम और 60 वर्ष से ऊपर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 से कम इज अ गुड कंट्रोल इन डायबिटीज। प्लस साथ में अगर मैं बता रहा हूं तो ये भी बताना चाहूंगा कि जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स बता रहे थे, उसमें ट्राइग्लिसराइड करके जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा 150 से कम, HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसमें मेल्स की मात्रा 40 से ज्यादा होनी चाहिए एंड फीमेल्स में उसकी मात्रा 50 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं आज की डेट में उसकी मात्रा 54 से कम मानी रखनी चाहिए। ये एक आइडियल ट्रीटमेंट टारगेट है फॉर अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है करुण जी, आपकी तरफ दोबारा आते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम डायबिटीज का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वेन्स को लेकर तो हमने जिक्र कर लिया कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, लेकिन क्या डायबिटीज का प्रभाव बाय द एज बोन्स पर भी पड़ता है, हड्डियों पर भी पड़ने लगता है? यस, हमारे प्रोफेसर थे, वो डायबिटीज के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, रामायण से जोड़ के। रामायण में एक कैरेक्टर हुआ करता था बाली नाम से जी। उसकी बड़ी पिक्युलर ताकत थी कि वो सामने वाले की ताकत को आधा कर देता था और अपनी ताकत को डबल कर देता था। तो ही यूज्ड टू टेल दैट डायबिटीज इज ए मॉडर्न वर्जन ऑफ बाली। ओके। आपके शरीर की ताकत को आधा कर देता है, प्रतिरोधक क्षमता को आधा कर देता है और अपने आप को डे बाय डे प्रोग्रेस करता चला जाता है। इतना खतरनाक है? इतना खतरनाक है। सो डायबिटीज का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि हमारे पिछले व्यूअर ने बोला, नीम करेला का जूस। हमें ये तो पता है बाय आवर नॉलेज कि नीम भी अच्छा है, करेला भी अच्छा है, आंवला भी अच्छा है, बट क्वांटिटी नहीं पता। एग्जैक्टली। तो आई रिक्वेस्ट
कि एक बार इसका R&D होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी अच्छी है। अच्छा। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली सफिशिएंट होती है। हाँ। करेला कितना खाना है, नीम कितना खाना है, आंवला कितना खाना है, किस चीज का ये नहीं intake पता, कितना करना है ये मालूम क्योंकि हम नहीं है। सबको पता है अति तो हर चीज की खराब है, तो बिल्कुल। खाना कितना है ये नहीं पता। तो पहली चीज, वी शुड यूज ऑल दिस थिंग्स अंडर कंट्रोल, क्योंकि यदि हम बहुत ज्यादा इनका सेवन करते हैं तो लीवर डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, यस, डायबिटीज का हड्डियों पे बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। एक तो बड़ी एक साइलेंट डिजीज होती है जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना या कागज जैसा हो जाना। तो डायबिटीज एंड ओस्टियोपोरोसिस डायरेक्ट लिंक्ड है। जितने समय तक डायबिटीज रहती है, हमारे जब 50 ईयर से ज़्यादा हमारी मेल या फीमेल किसी की भी एज हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दैट मीन्स छोटी सी चोट लग के फ्रैक्चर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, यदि फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। फ्रैक्चर के जुड़ने का चांस डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मल पेशेंट्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है। और तीसरा, जोड़ों की आर्थराइटिस, जिससे हमारा दैट इज नेक्स्ट पेंडेमिक, डायबिटीज के बाद जोड़ों का घिस जाना। डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग इन ए सेडेंटरी मेल और फीमेल, आर्थराइटिस काफ़ी कॉमन होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस एंड फ्रैक्चर का ना जुड़ना, ये 3 कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज की वजह से हो जाती है। चलो ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा अभी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हेल्दी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। रुक करते हैं आलोक जी का। आलोक जी, करुण जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, और वो ये कि हम अगर कोई भी चीज़ खाते हैं, हम उस चीज़ को खाना जानते हैं, हमें समझ है कि ये चीज़ खानी है और इस चीज़ से हमें बचना है, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में खाई जाए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए शुगर से, डायबिटीज़ से बचाव के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बहुत लोग, आप ये समझिए लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का कोई इल्म, कोई जानकारी नहीं है कि अगर हमें करेला खाना है या आंवला खाना है या कोई जूस हमें पीना है तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है? और सबसे बड़ी इसमें समस्या ये है कि ये जो हमारा पुराना ज्ञान चलता आ रहा है उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ या कोई रिसर्च नहीं है कि हमें क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन की जितनी भी दवाइयां आती है उसमें एक फिक्स डोज, कितने टाइम के लिए लेनी है, क्या डोज पे लेनी है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सब पे डिस्कशन होता है। वो सब चीजें हम पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न मेडिसिन के अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे जामुन हो, करेला हो, नीम हो, किताबों में इनके गुण धर्म लिखे हुए हैं कि ये शुगर को कंट्रोल कर सकती है। कहीं पे मेंशन आलोक जी, हमारी एक कॉलर रेखा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। जवाब मैं चाहूंगी आप जरूर दें। पूछिए रेखा, क्या पूछना है आपको? मेरे हस्बैंड ना 20 साल से डायबिटीज पेशेंट थे और उनको 2018 में उनका बाईपास सर्जरी भी हो गया, लेकिन जो अप्रैल में उनकी शुगर 3 मंथ वाली टेस्ट हुई वो 5.4 आई है। तो डॉक्टर ने अभी जो है जस्ट हाफ उनकी मेडिसिन कर दी है। तो हमें अभी क्या सोचना चाहिए? 73 ईयर ओल्ड है वो। आलोक जी बताइए। देखिए, HbA1c अगर पहले से कम है इसका मतलब यह है कि डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल में है। यूजुअली हम लोग 6 तक भी अगर HbA1c आता है तो उसको काफी अच्छा कंट्रोल लेके चलते हैं। उससे नीचे है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में शुगर कम हो रहा है। रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करते रहें। HbA1c काफी जगह रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती है, हो सकता है कि HbA1c की रिपोर्ट गलत हो। मैं हमेशा इसमें एक डाउट रखना चाहूंगा कि HbA1c इतना कम हो जबकि डायबिटीज लंबे टाइम से चल रही हो, या तो शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल में है या फिर रिपोर्ट में कुछ एरर। तो रेगुलरली शुगर चेक करते रहें और फास्टिंग और पीपी भी चेक करना है। HbA1c हर 3 महीने में करना है, और अगर जरूरत ऐसा लगता है कि 6 से नीचे है तो हम शुगर की दवाएं कम कर सकते हैं। डेफिनेटली यस। ठीक है, आप अपना जवाब पूरा कीजिए।
अरुण जी, अरुण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, रमेश जी का रुख कर लेते हैं। रमेश जी, देखिए, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट जब अगर उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शंस उन्हें लेने पड़ जाते हैं, अगर उन्हें जीवित रहना है तो। स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन के बिना अगर इंजेक्शन ना ले तो मौत तक की नौबत आ जाती है। ये भी ज़रा समझना चाहूँगी कि इंसुलिन तक अगर हमें अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ हो चुका है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं या मेडिसिन जो है वो लूँ और अपने स्तर पर उसे कंट्रोल कर सकूँ, तो क्या उसके लिए उपाय है? देखिए, लगभग 50% लोगों को या तो कंट्रोल या काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ स्टाइल के। तो किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का पहला काम है, जैसे ही उसको पता चलता है वो लाइफ स्टाइल चेंज, खान-पान में बदलाव, काफी देर से बात मीठी चीजें नहीं, मोटा अनाज, फल सब ज्यादा है, ये सब चीजें तमाल जी, क्या इंजेक्शंस जो हैं इंसुलिन के वो लेने हमारे हेल्थ के लिए ठीक होते हैं? क्योंकि कई बार लोगों के मन में एक अफवाह, एक सवाल ये भी होता है कि अगर हम इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहे हैं शुगर से, डायबिटीज़ से बचने के लिए, लेकिन अगर आपको इसकी आदत लग गई, आपके शरीर को इसकी आदत लग गई और आप अगर वक्त आने पर इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लेते हैं तो ये आपके लिए परेशानी कर सकता है। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के लिए बेस्ट मेडिसिन क्या हो सकती हैं? ये इंसुलिन के बारे में अगर मैं बात करूं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसुलिन आज की डेट में जो बनता है वो ह्यूमन इंसुलिन है और ह्यूमलॉक करके बोलते हैं, जो कि सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है, तो वो कम्प्लीटली सेफ है। देखिए, आदत लगना या ना लगना तो एक अलग सवाल है, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छी मतलब तो ही आपकी जीवन आराम से चल सकता है। नहीं तो अगर डायबिटीज इतना कर्कट रोग है कि अगर उसको आप ठीक कर सकते हैं इंसुलिन से, तो इंसुलिन इज बेटर rather than suffering from the side effects of diabetes। कहने का मतलब ये है। और जो दवाइयां और इंसुलिन के बीच में आजकल जो सिलेक्शन है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर में भी हम लोग देख सकते हैं कि हम हर इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से दवाइयां रखते हैं। इंसुलिन का एक साइड इफेक्ट जरूर है कि वो वेट गेन कराता है। तो अगर पेशेंट ओबीस है और हम जानते हैं कि जितना वजन बढ़ेगा उतना डायबिटीज कंट्रोल होने में दिक्कत होगी, ऐसे मरीज को पहले दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा सकती है। आजकल मार्केट में बहुत दवाइयां हैं जो कि वेट लॉस के अंदर में भी मदद कर रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आजकल ओरल सीमाग्लूटाइड भी आ गई है, जिसके साथ में वजन कम करने की क्षमता है उस दवाई में। और लोगों ने और सीनियर लोगों के एक्सपीरियंस में भी करीब 10-10, 15-15 किलो वजन भी कम हुआ है लोगों का। तो दवाइयां हैं आजकल मार्केट में जो वजन कम कर सकती हैं। पर वहीं अगर पहले से ही पेशेंट पतले हैं, जैसे कि मार्समिक स्टेट है या फिर वेट मसल लॉस ज्यादा है, ऐसे पेशेंट के अंदर में इंसुलिन का फायदा ज्यादा होगा। बट इंसुलिन के साथ जो ये अफवाह है कि आदत लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसुलिन पूरी तरीके से सेफ है। करुण जी, देखिए, मेडिसिन का जिक्र हमने कर लिया, हमने सिरप से लेके क्या जूस पिया जा सकता है, क्या खाया पिया जा सकता है, सबका जिक्र कर लिया, इंसुलिन का भी जिक्र हो गया। लेकिन आपके नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या डायबिटीज़ से बचाव के लिए और भी कोई रास्ता है इसके अलावा? वेल यस, मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ये सत्य नहीं है। अच्छा। बट डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को मीठा नहीं खाना चाहिए, दिस इज राइट। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। पर मीठा और डायबिटीज़, ये बड़ी कॉमन धारणा है कि केवल मीठे से डायबिटीज़ जुड़ी हुई है, कि मीठा बंद कर दिया तो डायबिटीज़ ठीक रहनी चाहिए। नहीं, दो और चीज़ ऐसी हैं जो डायबिटीज़ कंट्रोल को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। पहली है स्ट्रेस, चिंता। अच्छा। आप कितना भी डाइट का मॉडिफिकेशन कर लें, चाहे आप ओरल मेडिकेशन पे हो या इंसुलिन ले रहे हो, यदि स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होएगी ही होएगी। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। हम किसी भी तरह की दवाई पे हो, यदि हम 40 से 45 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, तेज पैदल चल रहे हैं, इस तरह पैदल चलना कि हमें पसीना महसूस होए,
ड्रिबल करता हुआ, तो उसे कंट्रोल करा जा सकता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मेरे यंग व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज के दिन यंग व्यूअर्स फाइनेंस को लेके बड़ा जागरूक है, हेल्थ को लेके नहीं। एंड एट द सेम टाइम यंग पेशेंट्स आर ऑन द सर्ज ऑफ डायबिटीज। तो हम हमेशा फाइनेंस की बात करते हैं, और जब यंग व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दे बाय म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज, शेयर मार्केट, जहां पे यू कैन गेट ए गेन ऑफ 2 times, 3 times, 4 times. But there is one investment which we can get 23 times return. That is our own body. आप 1 घंटा अपने शरीर को दें और 23 घंटे का रिटर्न लें। That is the best investment which we can have. 365 घंटे हम यदि अपने शरीर को दें तो 365 दिन का रिटर्न मिलेगा। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और मैं चाहूंगा मेरे यंग व्यूअर इसे टेक होम मैसेज की तरह लें कि 1 घंटे की एक्सरसाइज हमें ना कि केवल डायबिटीज, बीपी, मोटापा, डिप्रेशन, so many disease can be prevented just by 1 hour of physical activity. आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह जिक्र किया करुण जी ने कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके मन में अगर ये वहम है कि वो कुछ मीठा खाएगा तो वो डायबिटीज़ और बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे में मीठे की श्रेणी के अलावा आखिर इस पूरे लिस्ट में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए या जो चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए? और सबसे पहली चीज़ कि अवॉइड इसलिए ताकि डायबिटीज़ ना हो, और अवॉइड इसलिए भी कि अगर डायबिटीज़ हो भी गया है तो उसे कंट्रोल में रखा जा सके, वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो। कौन सी वो चीज़ें हैं? देखिए, डायबिटीज को हम सिर्फ एक चीज लेके नहीं चलते, इट्स ए होल स्पेक्ट्रम। डायबिटिक पेशेंट का बीपी भी कंट्रोल लेना चाहिए, हाँ, डायबिटिक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल लेना चाहिए, वेट भी कंट्रोल लेना चाहिए। तो हम सारी चीजों की बात करते हैं। अरुण जी, विनय हमारे कॉलर मीठा गुजरात तो से avoid हमारे करना ही साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप उनके सवाल का जवाब दे। पूछिए विनय, क्या पूछना है? हेलो जी पूछिए विनय, क्या पूछना है? मैं दिनेश भाई बोल रहा हूँ, मैं गुजरात मोवा से। हाँ, मैंने पेनक्रियास की सर्जरी करवाई है। पेनक्रियास डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे शरीर में इसमें तो क्या मुझे बहुत ज्यादा शुगर था, तो उसके लिए क्या उपाय? अरुण जी, सवाल ये है कि पेनक्रिया का ऑपरेशन करवाया है, ऑपरेशन के बाद जो शुगर लेवल है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाया गया है। अब क्योंकि पेनक्रिया का ऑपरेशन भी हुआ है, शुगर लेवल भी हाई है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? अरुण जी, आई थिंक हिज नेम इज आलोक। आलोक, माफ कीजिएगा आलोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मेरी हाँ, सर प्लीज सवाल का नाम जवाब। से कंफ्यूजन के कारण से मैं बोल रहा है। दरअसल ऐसे केसेस के अंदर कुछ दवाइयां होती है जो कि पेनक्रियास निकालने के बाद दी जाती है, या सबसे बढ़िया इंसुलिन। जो मेन चीजें हैं वो वही है कि आपको डाइट कंट्रोल करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको लंबे समय तक नहीं बैठना है। अगर इन सब चीजों के बाद में भी अगर जरूरत रहती है तो आप टैबलेट्स, कुछ टैबलेट पेनक्रियास वाले पेशेंट को दिया जाता है, नहीं तो फिर इंसुलिन पे। ठीक है, अल्टीमेटली एम ये होता है, गोल ये होता है कि शुगर के लेवल्स जो आपको भी बताए गए हैं वो बिल्कुल टाइट कंट्रोल होने चाहिए, ताकि हम आगे प्रिवेंशन कर पाए। ये प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है। अब मैं चाहूंगी आपसे आलोक जी की जो सवाल था मेरा कि लिस्ट में आखिर कौन कौन सी चीजें शामिल है जिसे अवॉइड करनी चाहिए, वो जवाब प्लीज आप अगर पूरा करें तो। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट सिर्फ मीठा ना खाएं, लेकिन अगर एज ए होल स्पेक्ट्रम हम देखें, एज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखें, तो ऊपर का नमक भी नहीं होना चाहिए। जो हम चटनी, भुजिया, पापड़ वगैरह या सलाद के ऊपर नमक ज्यादा डालते हैं ताकि हम बीपी से बच सकें। आपके पास आपके जो खाना है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि हम डिसलिपिडीमिया से बच सकें। आपके पास जंक फूड नहीं होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल खाना नहीं होना चाहिए ताकि हम शुगर को, सर्ज को रोक सकें। आपके पास मिक्स डाइट या मोटा अनाज होता है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फाइबर वाला खाना ज्यादा होना चाहिए ताकि हम शुगर को कंट्रोल कर सकें। काफी लोग ये करते हैं कि हम ताकत के लिए हम जूस पीते हैं, फ्रूट्स के जूस पीते हैं। फ्रूट्स के जूस हमेशा डायबिटिक पेशेंट को करते हैं
क्योंकि उसमें शुगर का एक तरीके से अचानक से शुगर बढ़ती है, उसके बाद कम होती है। तो शुगर का अचानक से बढ़ना जूस पीने के कारण से नुकसान करता है। कोशिश ये करें कि हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें फ्रूट्स हो, फ्रूट जूस नहीं, मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सब्जियां, छोटे अनाज हो जितने भी हो, कोशिश ये करें कि आटा बिल्कुल पतला ना हो, मैदे वाला खाना ना हो। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, एक मोस्टली एक रीजनेबल डाइट होगी हमारी, जिससे हम अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और शुगर के कारण और उसके साथ की जो बीमारियां हैं, जैसे चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इवन यूरिक एसिड, ये सब चीजें भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तमाल जी आपकी ओर रुख करते हुए आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, डायबिटीज़ को लेकर जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि अगर हम इंडिया का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर ये इतनी ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो इसके लिए आखिर कोई परमानेंट क्योर, कोई परमानेंट इलाज आखिर अब तक क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया है? ये जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि डायबिटीज एक्चुअली जो बीमारी है वो जेनेटिक लेवल पे भी होती है। जेनेटिक्स जो इंसान के होते हैं, जैसे कि इसमें आप बात करें तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग डायबिटीज की मैनेजमेंट की बात करते हैं। Exactly. तो हमारे जब जेनेटिक्स जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे एक्चुअली जड़ से मिटाना उस रोग को थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की है कि वो जीन्स आदमी के बदल दे। तो इस कारण से इसका परमानेंट क्योर आना अभी तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। हम इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, पर हाँ, जो आप कह रहे हैं कि इसको जड़ से मिटा दें, तो ये अभी अपने आप में एक सवाल ही है। इसका कंप्लीट आंसर अभी नहीं है। ठीक है, रमेश जी, आखिर डायबिटीज का खतरा आज के युवाओं में काफी ज्यादा है। जब हम बात युवाओं की करते हैं, एक्टिवनेस बॉडी में काफी ज्यादा है, लगातार काम करते हैं, बावजूद इसके डायबिटीज का खतरा आखिर क्यों? देखिए, शुगर पे बहुत सारा बदलाव के खान पान में हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो, लोग कंफर्टेबल लाइफ, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, एयर कंडीशनर्स चलते हैं, पसीना आता, स्ट्रेस लेवल ओवर लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, दे आर मोर एंग्शियस, सो दे आर वर्किंग डूइंग लो फिजिकल, बेआरामी उसमें 2-2 बजे तक, चाहे वो काम है, चाहे या विजन या लाइन, ये सारे आ करके शरीर के ऊपर की स्थिति, और ये सिर्फ डायबिटीज पैदा नहीं, और भी जो मैसेज है वो साथ में हम वातावरण में जैसे पॉल्यूशन ही है, फास्ट लाइफ है, लेकिन इतना सारा टाइम बड़े शहरों के 1 से 1.5 घंटा एक साइड का, तो ये जो जाने में जो 3 घंटे चले गए, ये कहाँ से चले गए? जो आपका रेस्ट का टाइम या रिलैक्स होने का टाइम उसी में चला गया। ओवरऑल न्यूक्लियर फैमिली से हर फैमिली को कुछ स्ट्रेस रहेगा, सारी जिम्मेदारी को निभानी पड़ती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, दे वांट टू अचीव अ वेरी शॉर्ट। ठीक है अरुण जी, आपसे माफ़ कीजिएगा करुण जी, आपसे सवाल लेना चाहूँगी। देखिए, अभी हमने बात की कि डायबिटीज़ का हमारे नसों पे, हमारे हड्डियों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कोई ऐसा प्रोसीजर भी है कि अगर कोई डायबिटिक है, स्टिल अगर वो अपने आप को क्योर करना चाहता है, देखिए परमानेंट कोई इलाज तो है नहीं डायबिटीज से बचने के लिए, लेकिन उस डायबिटीज से लड़ने वाले जंग में उनकी जो वेन्स हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो प्रभावित ना हो, तो उसके लिए भी क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है, कोई मेडिसिन ऐसी? बिफोर आई कम टू मेडिसिन, हाँ, एक चीज मानी जाती है दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, यदि डायबिटीज भी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिल्कुल। और यदि कॉम्प्लिकेशन ना होने की तरफ हमें बढ़ना है, चाहे हमें न्यूरो की प्रॉब्लम हो या बोन की प्रॉब्लम हो, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, यदि आपको किसी कारण से हड्डियों की कमजोरी आ भी गई है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, तो आज के दिन तो बहुत मेडिसिन अवेलेबल हैं, ओरल मेडिकेशन भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं,
इंजेक्टेबल्स वो भी हैं जो 6 महीने में एक लगाए जाते हैं, डेनुसुमैब के इंजेक्शन। तो ये वे मेडिसिन हैं विच आर अवेलेबल जो आपकी ओस्टोबोरोसिस को रिवर्सेबल कर सकती हैं। इट इज़ अ रिवर्सल डिजीज। सेकेंडली, यदि फ्रैक्चर यदि हो गया है तो सर्जिकली एंड मेडिकेशनली उसे भी हीलिंग करने में हेल्प करी जा सकती है। जहाँ तक न्यूरो की बात है तो न्यूरो में हम बोथ मेडिकेशन वाइज, जैसे कि B12 की दवाइयाँ होती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं कुछ, जिससे हम न्यूरोपैथी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक, चाहे वो डाइटरी हो या सप्लीमेंट के जरिए हो, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, यदि एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज न्यूरोपैथी हो गई है, जैसे लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह, हाथ की नस का दब जाना, तो सर्जिकली भी हम उसे रिलीज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट इज वेल एडवांस, बट आई स्टिल कम टू द बेसिक क्वेश्चन दैट बाय व्हाट वे हम किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी शुड वर्क ऑन दैट। ओके, बिल्कुल। देखिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और हेल्दी डाइट ही ले। आलोक जी, आपकी ओर बढ़ते हुए आपसे सवाल करना चाहूँगी। देखिए, डायबिटीज़ का जिक्र हो रहा है, ऐसे में कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र ज़रूर हो रहा है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के अंदर डायबिटीज़ कब डेवलप हो जाए ये उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। तो क्या इसके कोई ऐसे शुरुआती लक्षण होते हैं जिसके ज़रिए आप ये बिना जांच के भी पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक है या नहीं है? ऐसे कोई लक्षण? देखिए, डायबिटीज आमतौर पे साइलेंट डिजीज ही मानी जाती है अनटिल अनलेस कि आपको एक कॉम्प्लिकेशन होने लगे। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपके पेरेंट्स साइड से या मदर साइड से अगर किसी को डायबिटीज है जी, तो आप केयरफुल रहना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप ओवरवेट हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ध्यान रख मतलब आपको अपना रेगुलर शुगर चेकअप करना पड़ेगा। आपके पाँव में अगर झुनझुनी होने लगती है, हाथ पाँव की नसों पे ये लगता है कि नसें थोड़ी खराब हो रही है, आप अपना शुगर चेक करवाइए। आपके यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है, यूरिन में जलन होती है, आप अपना शुगर चेक करवाइए। अगर आप ओवरवेट हैं, आपके गर्दन में कुछ स्किन हार्ड होने लगती है, आपको हो सकता है शुगर हो, आप अपना शुगर चेक करें। कुछ एक लक्षण है, अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है, अगर आपको यूरिन ज्यादा आ रहा है, अगर आपका वेट सडनली बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब आपको हो सकता है डायबिटीज हो। इन कंडीशंस में बेटर है कि आप अपना शुगर चेक कराएं और अपने डायबिटीज के डॉक्टर से मिलें। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है और तमाल जी, आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, कहा यह भी जाता है कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ होता है, उन्हें अगर कोई भी चोट लग जाए, कोई छोटी सी भी चोट अगर लग जाए तो उसे हील होने में बहुत लंबा समय लग जाता है और वो जल्दी से हील नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ों से भी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। आखिर ऐसा क्यों? हीलिंग पावर इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती है? कभी भी अगर हमारे को चोट लगती है, उस जगह पे जब भी वुंड ओपन होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। अब जब भी इन्फेक्शन होगा वो किसी ना किसी कीटाणु के द्वारा ही होगा, और जहाँ भी शुगर की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे कीटाणु को कंट्रोल करने में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे शुगर हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वैसे वो कीटाणु के लिए भी खाना है। तो अगर शुगर की मात्रा ज्यादा होगी तो वो बैक्टीरिया उसके ऊपर फीड करेगा और उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप उसको एंटीबायोटिक से जल्दी किल कर सकें। तो ऐसे केसेस के अंदर में हीलिंग टाइम हमेशा ज्यादा रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन है या वुंड डेवलप हुआ है एक डायबिटीज के पेशेंट में, उसमें शुगर जल्दी से जल्दी कंट्रोल की जाए ताकि एंटीबायोटिक्स का असर जल्दी हो और कीटाणु को हम जल्दी समाप्त कर सकें। इसलिए किसी भी डायबिटीज पेशेंट को सुबह उठ के अपने पैरों को हमेशा छू के देखना चाहिए कि क्या वो उसको फील कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसे ठंडे गर्म का एहसास होता है या नहीं होता है, चप्पल पैरों से खिसक तो नहीं रही। अगर ये सारी चीजें हैं और अगर ये सारी चीजों के होने का मतलब है कि नसें कमजोर हैं और ऐसे इंसान को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है रमेश जी, देखिए, जब डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो ऐसे में कहा यह जाता है कि हर चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब डायबिटीज़ का अगर किसी के अंदर लक्षण नज़र आता है, डॉक्टर के पास वो जांच कराने के लिए अगर जाए तो 2 वक्त उनका जो टेस्ट है वो किया जाता है, एक खाली पेट और एक खाना खाने के बाद।
उनकी टेस्टिंग होती है। आखिर इसके पीछे का क्या प्रोसीजर होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर एक बार में हम ये क्यों नहीं पता कर सकते कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल क्या है? सालों देखिए नॉर्मल हमारे जो बाकी चीज़ों सबकी तरह से बदलते रहते। खाली पेट हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है शुगर का 70 से 80% खाना खाने के रेगुलर जैसे भोजन पेट में जाएगा जैसे एब्जॉर्ब हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड शुगर की रहेगा तो नॉर्मल 110 से 150 तक। टेस्टिंग के तो और भी कम है। अब अगर ये खाली पेट की नॉर्मल तो 100 तक है और हम 125 तक की दवाई दें, जिसको हम ये जो बीच का मतलब है कि ये अगर वो खाली 125 पर आने लग जाए तो शुरू करेंगे 100 से 25 तक का मार्जिन है। हम कहेंगे भाई अब बदल खान पान में वजन कम करो, स्ट्रेस लेवल नींद ठीक से, एक्सरसाइज योगा करो, अपने आप को बदलने की यानी फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशबू हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं, हमारी कॉलर हैं। पूछिए खुशबू, क्या सवाल है आपका? मेरा 300 शुगर आता है, कम होगा तो 270 ना तो 300 बीपी रहता है। तमाल जी शुगर से परेशान रहते हैं। तमाल जी इसका जवाब देंगे। बताइए तमाल जी, आखिर शुगर लेवल की शिकायत है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी इतना कम हो जाता है कि उससे भी परेशान और कभी इतना ज़्यादा कि उससे भी परेशान, और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्या उपाय किया जाए? ऐसे पेशेंट्स की इसमें जो टर्म यूज होती है उसे ब्रिटल डायबिटीज बोलते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा दें तो एकदम से कम हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी दवाई की मात्रा को कम करें तो एकदम बढ़ जाएगी। ऐसे इंसान जो होते हैं, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि कंप्लायंस जरूर चेक करना चाहिए अपने पेशेंट का कि या वो 2 गोली रेगुलर मात्रा में खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। दूसरी बात, उनके जो आहार है वो टाइम पे लेते हैं या नहीं लेते। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गोली खा लेते हैं बट फिर खाना नहीं खाते हैं उसके बाद, या कम मात्रा में भोजन करते हैं। ऐसे में शुगर कम होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी बात, अगर इन सब के अलावा भी ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है तो ऐसे पेशेंट्स का हम लोग टारगेट को लिबरल कर देते हैं, क्योंकि शुगर कम होना ज्यादा घातक है बजाय शुगर थोड़ा सा बड़े होने के। तो ऐसे पेशेंट के अंदर में आप अगर फास्टिंग का टारगेट जो मैंने पहले कहा था 80 से 130, उसको आप 150 तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और खाना खाने की बात की शुगर को जो 180 मैंने कहा था वो 200 या 210 भी रहे तो भी हम लोग को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और HbA1c 7 से 8 के बीच में अगर आता है ऐसे पेशेंट का तो हमारे को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आनंद हमारे साथ जुड़ गए महाराष्ट्र से, हमारे कॉलर। पूछे आनंद, क्या पूछना है आपको? सर नमस्कार। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे। मैम एक्चुअली मेरे घर में ना कोई भी डायबिटिक नहीं है। एट द एज ऑफ माय फादर इज 82 years and he never the BP and sugar. Even I was affected diabetes from after COVID. और मेरा जो रेंज रहता है HbA1c का वो 7 से 7.4 से 7.5 7.6। ठीक है आलोक जी, और जवाब। मुझे अभी एक गोली चालू है। हाँ एमरिल 1 mg। वो दिन में एक ही बार लेता हूँ, तो क्या इसको मुझे रीअसेसमेंट करना चाहिए डॉक्टर के साथ? आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, हाँ डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को नहीं है तो आपको नहीं होगी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को शुगर नहीं आई हो, आपके फैमिली में किसी और लोगों को, लेकिन इसमें आपको जो मेडिसिन है मेडिसिन लेते रहिए, रेगुलर अपना शुगर चेक करवाइए, अपना HbA1c चेक करवाइए, उसी के हिसाब से मेडिसिन को टाइट्रेट करना है या बढ़ाना है या घटाना है या बंद करना है। ठीक है करुण जी, आपसे सवाल लेना था, लेकिन फिलहाल वक्त बहुत कम है, लेकिन जो जानकारी साझा की गई हमारे दर्शकों के साथ वो बहुत खूब थी। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ से आखिर किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से डायबिटीज़ से आपको अपना बचाव करना है, इसके तमाम टिप्स और तमाम तरीके आपको मालूम जरूर चले होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े और डायबिटीज़ पर ये चर्चा बेहद खास रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।